देखो रोना बंद करो और मुझे बताओ कि ऐसा क्या हुआ है जो तुम इतनी परेशान हो। सौरभ, मुझे मेरे पति के खिलाफ कंप्लेन लिखवानी है। उसने मुझे धोखा दिया है और आज वो इंदौर में शादी करने वाला है। देखिए आप रोइए नहीं और मुझे पूरी बात बताइए हुआ क्या है। अगर आप बताओगी नहीं तो मैं आपकी मदद कैसे करूँगा। आस्था अपने आंसू पोंछकर इंस्पेक्टर को सब कुछ बता देती है, जिसके बाद इंस्पेक्टर आस्था को जीप में लेकर मंदिर जाता है। हेमंत की बीवी शालिनी का देहांत शादी के कुछ साल बाद ही हो गया था। हेमंत के एक लड़की थी जिसका नाम आस्था था, जिसे उसने नाजों से पाला था और कभी कोई कमी नहीं आने दी थी। पर आस्था का रंग काला था, जिस वजह से कोई उसे कुछ खास पसंद नहीं किया करता था। हेमंत आस्था के लिए रिश्ते देख रहा था। हेमंत बहुत अमीर था। वो जहाँ भी रिश्ते की बात करता, हर कोई उसकी बेटी आस्था के काले रंग की वजह से रिश्ते से मना कर देता। हेमंत आस्था की शादी को लेकर बहुत परेशान रहा करता था। दिन बीतते हैं और एक दिन उसकी पड़ोसन कांता उनके घर आकर कहती है, क्या बात है हेमंत भाई साहब, क्यों परेशान हो रहे हो? सब ठीक है ना? बड़े परेशान से नजर आ रहे हैं आप। सब कुशल मंगल तो है ना? क्या बताऊं, आपसे तो कुछ छुपा ही नहीं है। बस बिटिया की शादी की चिंता खाए जा रही है। जहाँ भी शादी की बात करता हूँ, हर कोई उसके रंग की वजह से उसे मना कर देता है। अब आप ही बताइए बहन जी, दुनिया में दो ही रंग है, काला और गोरा, फिर कैसा भेदभाव। यही सही वक्त है, इससे कुणाल की शादी की बात कर लेती हूँ। मजबूर है, मान जाएगा। और मुझे मेरे पैसे भी तो चाहिए ना। कहाँ खो गई कांता बहन? आप कुछ बात करने आई थी क्या यहाँ पर? भाई साहब, बात तो आप सही कह रहे हैं, लेकिन किस्मत की लिखी को कौन टाल सकता है। खैर, एक रिश्ता है मेरी नजर में अच्छा, पढ़ा लिखा लड़का है, सीरत और सूरत भी बहुत प्यारी है। आप बोलो तो मैं बात करूं। बस एक दिक्कत है। क्या दिक्कत है बहन जी, बताइए। भाई साहब, लड़का गरीब है और उसका कोई घर ठिकाना भी नहीं है। अगर आप रिश्ते के लिए हाँ करें तो मैं बात करूं। माँ बाप है नहीं, आपके घर ही रह लेगा। आप बस ये समझ लेना कि आपके एक बेटी के साथ एक बेटा भी है। बहन जी, भगवान का दिया मेरे पास सब कुछ है, दौलत है, शोहरत है, इज्जत है। आप रिश्ते की बात करो। लड़का अच्छा हुआ तो उसकी गरीबी से हमको कोई दिक्कत नहीं है। बस मेरी बेटी खुश रहनी चाहिए, उसकी खुशी में ही मेरी खुशी है। हेमंत रिश्ते की शादी की बात करने के लिए हामी भर देता है, जिसके बाद कांता अपने घर आकर कुणाल को एक कॉल करती है और कहती है, हाँ बोल बुढ़िया, हो गया मेरा काम। कब से तुझे एक काम सौंपा है, तुझसे वो भी काम नहीं हो पा रहा। वही तो बताने के लिए कॉल किया है मैंने। मेरी बात तो सुन, मैंने अपना काम कर दिया है। हेमंत तुमसे मिलने को रेडी है। मैंने बोल दिया है कि तुम लावारिस हो और शादी के बाद उनके घर ही रहोगे। अब तुम मेरा काम याद रखना और शादी होते ही मुझे 50,000 रुपए मिल जाने चाहिए। अपना वादा भूलना मत। तू चिंता मत कर, सब मेरे हाथ में आने दे, उसके बाद मैं तुझे पैसे दे दूंगा। बस एक बार ना उस काली आस्था के साथ ना मेरी शादी हो जाए और उसकी सारी प्रॉपर्टी मेरे हाथ आ जाए। हेमंत इस बात से अनजान था कि कुणाल एक ठग था, जिसने कांता को अपनी शादी हेमंत की बेटी से करवाने के लिए 50,000 रुपए दिए थे। वक्त गुजरता है और कुणाल और आस्था की शादी हो जाती है और अपनी बेटी की शादी कुणाल से करवाने के कुछ सालों बाद हेमंत भी इस दुनिया को अलविदा कह जाता है, जिसके बाद अचानक ही कुणाल का बर्ताव बदलने लगता है। एक दिन जब वो देरी से घर आता है तो आस्था उससे पूछती है, आज आपको आने में फिर से देर हो गई। जब से पापा गए हैं आप रोज देरी से आते हैं। कभी ऑफिस का काम, कभी दोस्तों के साथ पार्टी। अच्छा, तो अब मुझे तुझे बताना पड़ेगा कि मैं कब जाऊं कब आऊं, तेरे हिसाब से जाऊं तेरे हिसाब से आऊं। मुझे समझ नहीं आता तुम्हारी दिक्कत क्या है। पति काम करे तो दिक्कत, ना करे तो दिक्कत। अब काम करूंगा तो देरी हो ही जाएगी ना। आप मुझे गलत क्यों ले रहे हैं? मैंने तो बस आपसे एक बात ही बोली है। मैंने देखा है, जब से तेरा बाप मरा है ना, तब से तेरे पर निकल आया है। मुझसे बहुत सवाल जवाब करने लगी है तू। आप मेरी बात तो सुनिए, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो बस। कुणाल ये सुनकर बेफालतू में आस्था को एक तमाचा जड़ देता है और आस्था बेचारी रोने लगती है और कोई जवाब नहीं देती। जिसके बाद कुछ दिन गुजरने पर आस्था के पास एक दिन कुणाल आता है और कहता है, सुनो, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। हाँ जी बोलिए ना, ऐसा क्या हो गया? आप कुछ परेशान लग रहे हैं। परेशानी की कोई बात नहीं है, बस जो हमारी इंदौर वाली कंपनी है ना, वो बहुत घाटे में चल रही है। तो मैं सोच रहा था कि कुछ समय के लिए वहाँ चला जाऊँ और उसको अच्छे से संभाल लूँ। अरे तो बहुत ही अच्छा प्लान है। मैं भी यहाँ बोर हो गई हूँ। कुछ दिन इंदौर रहेंगे तो हवा पानी भी बदल जाएगा। तुम पागल वागल हो क्या? तुम यहाँ मुंबई में रहोगी समझी, और ना मैं वहाँ इंदौर में।
तुम अगर मेरे साथ चली गई ना तो बिजनेस कौन देखेगा यहाँ का? ये आप कैसी बात कर रहे हैं? मैं भी आपके साथ इंदौर चलती हूँ ना। अरे तुम वहाँ जाकर क्या करोगी? और तुम गई ना तो ये सब कौन संभालेगा? मैं चला जाता हूँ परसों। तुम ना मेरा सामान पैक कर देना, ठीक है? मैं बीच बीच में तुमसे मिलने आता रहूंगा। ये बोलकर कुणाल अपने कमरे में सोने चला जाता है और जब आस्था और वो सो रहे होते हैं तो कुणाल का मोबाइल रिंग होता है और वो धीरे से कॉल उठाकर कहता है, अरे बेबी, इतनी रात पे कॉल क्यों कर रही हो? वो मुसीबत की पूरिया ना बगल में ही सोई हुई है। मैंने उसको बोल दिया है कि मैं इंदौर जा रहा हूँ, लेकिन ना तुम भी इंदौर आ जाना, ठीक है? वहाँ पर ना हम दोनों मंदिर में जाके शादी कर लेंगे। मैंने उसकी सारी प्रॉपर्टी बेच दी है, फिर उन पैसों से ना हम एक अपनी अलग सी दुनिया बसाएंगे। कुणाल ये बोलकर कॉल कट करके सो जाता है और वो इस बात से अनजान था कि आस्था सब सुन चुकी है और ये सुनकर वो बिस्तर पर ही रोती हुई अपने मन में कहती है, आखिर क्यों किया मेरे साथ ऐसा आपने कुणाल जी? मैंने आपको दिल से प्यार किया, पैसा दौलत नाम सब कुछ दिया और आप मुझे ही धोखा दे रहे हैं। मेरे धोखेबाज पति की शादी होने वाली है। काश आज पापा जिंदा होते तो ये सब नहीं होने देते। आस्था रोते रोते सो जाती है और अचानक ही उसको अपने पिता नजर आते हैं। पापा आप? हाँ बेटी, बेटी मैंने तुझे इतना कमजोर नहीं बनाया है कि तू अपने धोखेबाज पति का पर्दाफाश ना कर सके। अब वक्त आ गया है कि तू एक एक थप्पड़ का बदला, एक एक धोखे का बदला कुणाल से ले। आखिर कब तक ये धोखेबाज मर्द औरतों को टुकड़ों में काटकर फेंकते रहेंगे, गोली मारते रहेंगे या धोखा देते रहेंगे? उठ और अपने लिए आवाज उठा। हेमंत ये बोलकर आस्था की नजरों से ओझल हो जाता है और अब आस्था को समझ आ चुका था कि उसको क्या करना है, जिसके बाद वो कुणाल का सामान पैक करके उसको इंदौर के लिए रवाना कर देती है और खुद भी इंदौर की एक पुलिस स्टेशन जाती है और इंस्पेक्टर से कहती है, सर मुझे एक कंप्लेंट लिखवानी है। अरे आस्था, तुम इंदौर में कैसे? तुम तो मुंबई रहती हो। आप मुझे जानते हैं? मैंने आपको पहचाना नहीं। आस्था, मैं सौरभ तुम्हारे साथ तुम्हारे कॉलेज में पढ़ता था और एक बार जब मुझे फीस के लिए पैसों की जरूरत थी तो तुम्हारे पापा ने मेरी मदद की थी। कैसे हैं अंकल? और तुम यहाँ कैसे? ये सुनते ही आस्था फूट फूट कर रोने लगती है और इंस्पेक्टर उसको चुप करवाता है और कहता है, देखो, रोना बंद करो और मुझे बताओ कि ऐसा क्या हुआ है जो तुम इतनी परेशान हो। सौरभ, मुझे मेरे पति के खिलाफ कंप्लेंट लिखवानी है। उसने मुझे धोखा दिया है और आज वो इंदौर में शादी करने वाला है। देखिए, आप रोइए नहीं और मुझे पूरी बात बताइए, हुआ क्या है? अगर आप बताओगी नहीं तो मैं आपकी मदद कैसे करूँगा? आस्था अपने आंसू पोंछकर इंस्पेक्टर को सब कुछ बता देती है, जिसके बाद इंस्पेक्टर आस्था को जीप में लेकर मंदिर जाता है, जहां कुणाल अपनी असली गर्लफ्रेंड को वरमाला पहनाने ही वाला होता है कि तभी आस्था वहां जाकर कुणाल के गाल पर एक तमाचा मारकर कहती है, तो ये है तुम्हारी असलियत और ये है तुम्हारा इंदौर का काम। आस्था, तो तुम यहाँ कैसे? मुझे सब पता चल गया है कि तुम एक धोखेबाज पति हो और एक धोखेबाज की शादी मैं होने नहीं दूंगी। मैं जानती हूँ कि तुम और तुम्हारी इस गर्लफ्रेंड ने पैसों के लालच में मुझे फंसाया और मुझसे शादी की, और जब मुझसे शादी के बाद सब कुछ तुम्हारे नाम हुआ तो तुम इससे शादी कर रहे हो। कुणाल अपना सच सबके सामने आते देखकर भागने की कोशिश करता है और पुलिस उसको पकड़ लेती है, जिसके बाद पुलिस कुणाल की गर्लफ्रेंड और आस्था की पड़ोसन कांता को भी रिमांड पर लेकर सब सच्चाई उगलवा लेती है और इस तरह आस्था अपने धोखेबाज पति की शादी होने से रोक देती है और उसे सलाखों के पीछे डलवा देती है। सुमित का रिश्ता उसकी मां ने नव्या नाम की लड़की से तय कर दिया था। दोनों की शादी में अभी 1.5 महीने का समय बाकी था। इस बीच सुमित और दिव्या का एक दूसरे से मिलना जारी था। एक रोज वो सड़क पर वॉक करते हुए जा रहे थे, तभी उन्हें एक बारात जो दुल्हन को डोली में लेकर लौटती हुई नजर आती है और दुल्हन की डोली जाते हुए देख नव्या कहती है, यार आज के जमाने में भी लड़कियां डोली में ससुराल जाती हैं। देखो ना सुमित, कितनी सुंदर डोली सजाई है। हाँ यार, सच में ऐसा लग रहा है ना कि कोई डोली नहीं, एक छोटा सा महल लेकर जा रहा हो। डन रहा क्या डन रहा? कि मैं भी अपने ससुराल ऐसी ही सुंदर सी डोली में बैठ कर आऊंगी। क्यों? आजकल दुल्हने तो घोड़ी पर चढ़कर आती है, तुम भी वैसे आना। डोली में तो मैं बैठ के आ जाऊंगा। पागल हो? अरे डोली में बैठकर बारात नहीं लाते बल्कि ससुराल जाते हैं। कुछ तो सोच समझ कर बोला करो। अरे यार, इतनी सुंदर डोली देखने के बाद ना किसी का भी मन डोल जाएगा। मुझे ना डोली में एक बार तो बैठना ही है, एक्सपीरियंस लेना है। अरे यार फालतू के जोक्स मारना बंद करो, मुझे बिल्कुल भी हंसी नहीं आ रही है। सुमित चलो ना, चलकर आइसक्रीम खाते हैं। अरे पर अभी। चलो भी।
नव्या उसे खींचकर आइसक्रीम वाले के पास ले जाती है, जहां दोनों प्यार से एक दूसरे को आइसक्रीम खिलाते हैं। उस समय नव्या तो सुमित की डोली वाली बात पर इतना ध्यान नहीं देती है, लेकिन सुमित के दिमाग में वो सुंदर डोली छप चुकी थी। समय बीतता है। सुमित का परिवार नव्या के घर शादी का कार्ड और शगुन लेकर पहुंचते हैं। तभी नव्या की मां आराधना कहती है, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है, कुछ दिनों में मेरी नव्या आपके घर की बहू बन जाएगी समधन जी। बिल्कुल, हमें तो बस उस दिन का इंतजार है जब बहू अपने शुभ कदम मेरे घर में रखेगी। जिस कार में बहू को घर लेकर आऊंगी उसे तो मैंने अभी से ही सर्विसिंग के लिए भेज दिया है। कार को? पर क्यों? क्यों मतलब बहू, उसी में बैठकर तो तू ससुराल आएगी ना। नहीं सासू माँ, मैं डोली में बैठकर अपने ससुराल जाऊंगी। माँ, आपने इन्हें बताया नहीं? अरे शादी की तैयारियों में समय ही नहीं मिला। देखिए ना समधन जी, आपकी बहू कहती है कि उसकी विदाई में उसे डोली में बैठा कर ही करूं। हाँ तो इसमें दिक्कत ही क्या है सासू माँ, बाद में डोली मेरे भी काम आ जाएगी। मतलब हम कुछ समझे नहीं। कुछ नहीं, वो आपको पता चल जाएगा ना। आंटी जी आप कार्ड देखिए ना, मैंने इस पे डोली का डिजाइन छपाया है, देखिए। देखो नव्या। तभी सुमित सबको शादी का कार्ड दिखाता है और सब कार्ड की बहुत तारीफ भी करते हैं। कुछ देर में शगुन की रस्मों का सारा सामान देकर सुमित अपनी माँ के साथ घर लौट जाता है। अब दोनों घर वालों को इंतजार था शादी के दिन का। दोनों घरों में शादी की शॉपिंग शुरू हो जाती है। फिर आता है शादी का दिन। सुमित की बारात बैंड बाजे के साथ मैरिज हॉल में पहुंचती है। कुछ ही देर में विधि विधान के साथ सुमित और नव्या के साथ फेरे होते हैं और दोनों पति पत्नी हो जाते हैं। विदा के समय नव्या फूट फूट कर रोने लगती है। तभी सुमित सामने रखी डोली को देखकर कहता है, लीजिए डोली भी आ गई। सासू माँ कितनी सुंदर डोली मंगवाई है आपने। दामाद जी, एक ही तो बेटी है मेरी, उसके लिए बढ़िया डोली का ही इंतजाम करूंगी ना। माँ, अपना ध्यान रखना, मेरी याद आए तो कॉल कर देना। बस बस बहू, अभी बैठ जा डोली में। हाँ, और तुम नहीं बैठ रही ना तो मुझे बता दो, मैं ही बैठ जाऊंगा। उसकी ये बात सुनकर विदाई के गमगीन माहौल में लोग जोर जोर से हंसने लगते हैं। तभी मालिनी अपने बेटे के कंधे पर एक जोर का मुक्का मारकर उसे कार में बैठने के लिए कहती है और नव्या भी डोली में बैठकर विदाई लेती है। कुछ देर में वो अपने ससुराल पहुंचती है। गृह प्रवेश की रस्म पूरी कर सुमित जल्दी से घर के बाहर आता है तो डोली वालों को चाय समोसा खाता देखकर चैन की सांस लेता है। तभी उन 4 आदमियों में से एक आदमी कहता है, चिंता मत कीजिए साहब, डोली का पेमेंट दुल्हनिया की माताजी ने कर दिया था। अभी कुछ ही देर में हम डोली को लेकर निकल रहे हैं। नहीं 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 नहीं, डोली अभी नहीं ले जानी है। मतलब ले जाइए, लेकिन ना कल 10 बजे तक ना दोबारा ले आइएगा। अब इसका काम है, मैं आपको पेमेंट कर दूंगा, बस आप डोली लेकर जाइए मत। ठीक है, जैसा आप कहें। सुमित ने डोली वालों को डोली कल फिर आने को क्यों कहा या उसके दिमाग में क्या चल रहा था, ये तो बस वही जानता था। अगली सुबह नव्या नई साड़ी और गहने पहन तैयार होकर हॉल में आती है और अपनी सास के पैर छूकर आशीर्वाद लेती है। तभी मालिनी कहती है, कितनी सुंदर लग रही है मेरी बहू। वैसे तो पग फेरे की रस्म के लिए भाई मायके ले जाने आता है, लेकिन तू अपनी माँ की इकलौती है, इसलिए तेरे पति को ही तेरे साथ भेज रही हूँ। रस्म कर शाम तक दोनों लौट आना। जी सासू माँ। वैसे ये नालायक है कहाँ, उठा भी कि नहीं? सुमित तो मुझसे भी पहले उठकर तैयार है, वो बाहर होंगे। आप चलिए, मैं पर्स लेकर आती हूँ, कमरे में ही भूल गई। ठीक है बहू। मालिनी घर के बाहर जाती है तो देखती है कि सूट बूट में तैयार सुमित बार बार अपनी घड़ी देख रहा है। तभी वो कहती है, तू किसका रास्ता निहार रहा है? देखो ना माँ, पता नहीं डोली कहाँ रह गई। नासपीटे, कौन डोली? तेरी वाली का नाम नव्या है, कल शादी हुई है और घरवाली का नाम भूल गया। कल को तो तू खुद को कुंवारा कह देगा। माँ, डोली नाम की लड़की नहीं है, मैं उस डोली की बात कर रहा हूँ। वो बोल ही रहा होता है तभी डोली वाले डोली लेकर पहुंच जाते हैं तो मालिनी कहती है, अरे अब इस डोली का क्या काम, बहू तो घर आ गई है। अरे ससुराल से डोली वापस नहीं जाती नालायक। माँ, इसमें नव्या नहीं बल्कि मैं अपने ससुराल जाऊंगा बैठकर। तभी नव्या भी वहाँ आ जाती है। उसकी ये बात सुनकर मालिनी हैरानी से उसे देखने लगती है। तभी नव्या कहती है, ये क्या बकवास है? कौन सा दामाद डोली में बैठकर ससुराल जाता है? यार मैंने तुम्हें कहा था ना कि मुझे भी डोली में बैठने का एक्सपीरियंस लेना है, तो आज बस मौका भी है और डोली भी। अरे कोई बैठेगा इसमें या हम जाएं?
अरे 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 आ रहा हूँ मैं। अच्छा भैया, ये डोली मजबूत तो है ना? मेरा वजन सह लेगी ना? डोली तो सह लेगी, लेकिन हम डोली को उठा पाएंगे या नहीं इसकी गारंटी हम नहीं लेते। अरे ऐसा मत कहिए, मुझे आप चारों के कंधे पे भरोसा है। चलिए, और तुम भी चलो अब। इतना कहकर सुमित डोली में बैठ जाता है और नव्या भी अपना सर पकड़कर कार में बैठ जाती है और मालिनी हैरानी से अपने बेटे को डोली में जाता देखती है। तो वहीं सुमित डोली से बाहर देखकर उसे हाथ दिखाकर बाय भी कहता है। कुछ देर में नव्या कार से अपने मायके पहुंचती है, जहां उसकी माँ और पड़ोसने उसके स्वागत के लिए खड़ी होती हैं। वो कार से उतरकर आगे बढ़ती है कि तभी सुमित की डोली भी वहां पहुंच जाती है। अपने दामाद को डोली में आता देख आराधना हक्की बक्की रह जाती है और कहती है, डोली में आया दामाद पहली बार देख रही हूँ। अरे आराधना बहन, तुम्हारा दामाद तो बड़ा अनोखा है, डोली में बैठकर आया है। हाँ, मुझे भी अभी पता चला कि मेरा दामाद इतना अनोखा है। नव्या, दामाद जी को ऐसे करने की क्यों सूझी? मैं क्या जानूं माँ, डोली में बैठने को मरे जा रहे थे, इसलिए आ गए डोली में आपके दामाद। पाए लागू सासू माँ, लीजिए आ गए हम दोनों। हाँ, देख ही रही हूँ। हाँ तो दामाद जी, डोली की सवारी कैसी रही, हमें भी तो बताइए। बहुत। आंटी जी, आप तो ऐसे पूछ रही हैं जैसे आपकी विदाई डोली में नहीं फरारी में हुई थी। तो आपको नहीं पता कैसी होती है डोली की सवारी। अरे छोड़ो ये सब बातें, अब दामाद जी डोली में आए चाहे कार में, आ तो गए ना, अब दोनों अंदर भी चलो, फिर शाम को लौटना भी है। हाँ सासू माँ। एक मिनट, अब ये मत कहना कि वापस भी तुम्हें डोली में बैठकर ही जाना है। अरे अरे डरो मत, ये डोली मैंने खरीद नहीं ली है जो इसी पे आता जाता रहूं। डोली वाले भैया ले जाइए अपनी डोली। जिसके बाद डोली वाले वहाँ से डोली लेकर चले जाते हैं और आराधना भी अपनी बेटी और दामाद को अंदर लेकर जाती है। और इस तरह एक दामाद बिना किसी बात की परवाह किए अपने ससुराल डोली में आता है। शिक्षा एक ऐसा धन है जो कोई आपसे छीन नहीं सकता, लेकिन हाँ, उसको दान में जरूर दिया जा सकता है। ये कहानी है एक 17 साल की लड़की सोनिया की, जो कि अपनी गरीब माँ पार्वती और अपने पिता सोहन के साथ रहा करती थी। बाबा मैं तैयार हो गई, चलो चलते हैं। अरे सोनिया, पहले मुझे नहा तो लेने दे, ऐसे ही थोड़ी ना जाऊंगा। देख तो कपड़े कितने मैले हैं, साथ ही शरीर से कितनी बदबू भी आ रही है। सोनिया, बाबा जब तक नहाने के लिए गए हैं तब तक तू ये रोटी खा ले, और देख तो जरा, आज रोटी के साथ प्याज भी है। रहने दो ना माँ, मैं आकर खा लूंगी। वैसे भी आज लेट हो गया है और आज शायद मैं जल्दी भी आ जाऊँ। अरे तुझे कह ही कौन रहा है कि तू अपने बाबा के साथ जा, तो यहीं घर पर रहकर पढ़ाई किया करना। माँ, आपको पता है मैं वहाँ बाबा के साथ रहकर भी अपनी पढ़ाई कर लेती हूँ। अच्छा जी, वो कैसे? जब बाबा अपने फलों को बेचा करते हैं या कोई उनसे फल खरीदता है ना, तो बाबा से पहले मैं ही मन में हिसाब लगा लेती हूँ। हाँ, वैसे मेरी बच्ची बोल तो बिल्कुल सही रही है, मेरी सोनिया है तो बहुत तेज। चलो, अब मैं क्या ही बोलूं, आप दोनों के बीच तो मैं ठहरी अनपढ़। अब आप दोनों जो बोलेंगे वही सही होगा। बाबा, क्या हम चले? नहीं तो हम लेट हो जाएंगे। सोहन उसकी बातों का जवाब अपना सर हिलाकर हाँ में देता है और इस तरह अब सोनिया अपने बाबा के साथ फलों की रेड़ी लेकर चली जाती है। जी हाँ, सोनिया जो कि एक गरीब परिवार से थी, उसके माता पिता अपना गुजारा करने के लिए फल बेचा करते थे और अपना गुजर बसर करा करते थे। सोहन जानता था कि उसकी बेटी पढ़ने में काफी तेज है, क्योंकि वो उसको सरकारी स्कूल में पढ़ाता था, इसीलिए वो उसको ट्यूशन नहीं भेज पाता था। और इसीलिए ही सोहन सोनिया को रिवीजन के लिए उसको खुद के साथ ले जाया करता था। एक तरफ तो एक गरीब जो कि अपनी बेटी को पढ़ाने के लिए इतनी मेहनत कर रहा था, तो दूसरी तरफ रिया अपनी कुछ सहेलियों के साथ बैठकर बोल दी, यार चल ना, बहुत भूख लग रही है, कुछ खाने चलते हैं। अरे यार, इतनी धूप में हम कहाँ जाएंगे और क्या खाएंगे? मुझसे तो बाहर नहीं जाया जाएगा। अरे तो क्या हुआ, ऑर्डर करवा लेते हैं ना। रिया जो कि एक अमीर घर से थी, रिया का खुद का बिजनेस था और उसको कभी किसी चीज की कमी नहीं थी। रिया का एक बेटा था नितिन। ऐसे ही एक दिन नितिन अपने स्कूल से घर जा रहा था, तभी उसकी नजर एक फल वाली पर पड़ती है जो कि सोहन था। वो कड़ी धूप में बेहोश गिरा पड़ा था। उसको देखकर नितिन दौड़ता हुआ जाता है और सोहन के चेहरे पर पानी की छींटे मारकर उससे कहता है, अरे अंकल, आप ठीक तो हैं? हाँ बेटा, मैं ठीक हूँ। वो दरअसल मेरी बेटी की छुट्टी होने वाली थी, इसीलिए मैं अपनी बेटी का इंतजार कर रहा था। अच्छा अंकल, आपकी बेटी हमारे स्कूल में ही पढ़ती है क्या?
नहीं बेटा, मुझ जैसे गरीब की इतनी औकात कहाँ जो मैं अपनी बेटी को इतने बड़े स्कूल में पढ़ा पाऊंगा। मेरी बेटी तो आपके बड़े स्कूल से बगल वाले सरकारी स्कूल में पढ़ती है। ठीक है अंकल, अगर मैं भी आपके साथ यहाँ खड़ा होकर आपकी बेटी का इंतजार करूँ तो आप मना तो नहीं करेंगे ना? सोहन उसको मना नहीं कर पाता और अब जैसे ही सोनिया की छुट्टी होती है वैसे ही सोनिया अपने स्कूल के बाहर आती है और अपने बाबा के गले लग जाती है। तो वहीं नितिन सोनिया को देखकर देखता रहे। नितिन अपनी माँ को कार रोकने की कहता है। हेलो सोनिया, कैसी हो तुम? और अंकल कहाँ हैं? मैं ठीक हूँ, बाबा घर पर हैं, वो बीमार हैं, इसलिए मैं अकेली फल बेच रही हूँ। इसका मतलब तुम पढ़ाई नहीं करती? करती हूँ मैडम, लेकिन फिलहाल मुझे अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी है क्योंकि मेरे लिए मेरे बाबा ज्यादा जरूरी हैं। देखने से तो तुम सीनियर क्लास में लगती हो। जी मैं 12वीं में हूँ। 12th में होने के बावजूद भी तुम अपनी पढ़ाई में रिस्क ले रही हो। देखो बेटा, ऐसे नहीं करते, तुम अपनी पढ़ाई आगे पूरी करो। मैं करना चाहती हूँ पर मैं नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि पढ़ाई करने के लिए पैसे चाहिए और घर में ना तो पैसे हैं और ना ही मेरे पास कोई और रास्ता। उसकी बात सुनकर अब रिया उसे कुछ पैसे दे देती है और उसको अपनी पढ़ाई पूरी करने की कहती है। मैं आपसे ये पैसे नहीं ले सकती क्योंकि अगर मैंने आज ये पैसे ले लिए तो शायद मुझे आने वाले समय में दिक्कत हो। मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा सोनिया, मैं तुम्हें अपना अच्छा दोस्त समझता हूँ, इसीलिए फिलहाल तुम इन पैसों को रख लो। जिस दिन तुम अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो जाओगी उस दिन तुम मेरी माँ को ये पैसे लौटा देना। उसकी ये बात सुनकर अब सोनिया रिया से वो पैसे ले लेती है और अपनी पढ़ाई शुरू करती है। जैसे ही स्कूल खत्म होता है वैसे ही नितिन सोनिया को पढ़ाने उसके पास आता और उसको नोट्स देकर चला जाता, तो कभी कभी बुक्स भी देता, लेकिन उसे पढ़ाता और उसकी मदद करता। ऐसे ही अब समय गुजरता है और अब परीक्षा का समय करीब आता है। अपनी बेटी की ऐसी मेहनत देखकर सोहन अपनी पत्नी से कहता है, मैं कितना बेबस बाप हूँ जो अपनी बेटी की पढ़ाई के लिए कुछ नहीं कर पा रहा है। ऐसा मत कहिए, आप देखना हमारी बेटी बहुत आगे जाएगी और रही कल की बात तो कल मैं फलों की रेडी लगा लूंगी। इस तरह अब अगली सुबह सोनिया अपना एग्जाम देने चली जाती है तो वहीं पार्वती अपनी रेडी लगाती है। ऐसे ही समय गुजरता है। समय के साथ नितिन और सोनिया के एग्जाम खत्म होते हैं। अब 1 महीने बाद रिजल्ट आता है। जहां नितिन फर्स्ट आया था तो वहीं सोनिया सेकंड आई थी। नितिन फर्स्ट आया था और अपनी ये खुशी बताने जब वो सोनिया के पास जाता है तब वो उसको रोता हुआ देखता है। उसको रोते देखकर नितिन उससे कहता है, सोनिया तुम रो क्यों रही हो? तुम पास नहीं हुई क्या? नितिन, मैं पास नहीं सेकंड आई हूँ। अरे वाह, क्या बात है, मैं फर्स्ट आया हूँ। देखो, वैसे अगर तुम सेकंड आई हो तो तुम रो क्यों रही हो? ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम सेकंड आई हो। पर मुझे फर्स्ट आना था, ना कि सेकंड। लेकिन क्यों? क्योंकि मैं फर्स्ट आना चाहती थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। किसी रईसजादी ने पैसे दिए और वो फर्स्ट आ गई। और मैं फर्स्ट इसलिए आना चाहती थी क्योंकि मैं आगे की पढ़ाई करना चाहती हूँ और उस पढ़ाई के लिए मुझे सरकार से स्कॉलरशिप चाहिए थी। सुनिए, तुम्हें क्या पढ़ाई करनी है? मुझे IAS की पढ़ाई करनी है नितिन, लेकिन सोनिया मैं तुमसे वादा करता हूँ कि तुम अपनी IAS की पढ़ाई जरूर पूरी करोगी। मैं अपने चाचा से बात करता हूँ, वो तुम्हें ट्यूशन दे देंगे। बाकी फॉर्म भरकर तुम अपना एग्जाम क्लियर कर लेना। और हाँ, मैं अब्रॉड जा रहा हूँ। मैं आशा करता हूँ कि जब मैं आऊँ तो तुम मुझे एक IAS बनी दिखोगी। लेकिन नितिन, तुम मेरी इतनी मदद क्यों करते हो? सोनिया, कुछ सवालों के जवाब ना ही मिले तो ज्यादा अच्छा होगा। अब क्या था, इतना बोलकर नितिन वहाँ से चला जाता है और जाने से पहले अपने चाचा से सोनिया के लिए बात करता है। ऐसे ही समय गुजरता है और 6 साल बीत जाते हैं और जब नितिन वापस आता है तब वो देखता है कि रोड को खाली किया गया है और मेन रोड के अगल बगल भीड़ इकट्ठा हो रखी है। ये देखकर नितिन एक पुलिस वाली से पूछता है, मैडम, यहाँ रोड क्यों खाली करवाई गई है? यहाँ से अभी शहर की बड़ी IAS गुजरेगी, इसीलिए इस रोड को खाली करवाया जा रहा है। पुलिस की बात सुनकर उसको अपनी और सोनिया की बातें याद आ जाती है। कहीं वो IAS सोनिया ही तो नहीं। ये सोचकर नितिन अपनी कार से बाहर आता है और रोड पर खड़ा हो जाता है। जैसे ही IAS की कार उस रोड पर आती है वैसे ही वो कार रुक जाती है और उस कार में से सच में सोनिया ही बाहर आती है। सोनिया को देखकर नितिन की आंखें भर आती है। उसकी आंखों में आंसू देखकर सोनिया उसे गले से लगाती है और उसके आंसू पोंछ कर कहती है, नितिन, मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा कैसे करूं? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। देखो, आज मैं तुम्हारी वजह से क्या बन गई। मैंने कहा था ना सोनिया कि तुम IAS जरूर बनोगी। तुम एक IAS ऑफिसर बन गई और मैं एक लॉयर।
चलो तुम अपना जल्दी से काम खत्म करके मिलना जरूर। इतना बोलकर नितिन वहाँ से चला जाता है तो वहीं सोनिया भी अपने काम पर निकल जाती है। अमीर घमंडी नहीं होता। हर अमीर अपनी पढ़ाई के बलबूते पर ही गरीब को नहीं दबाता। जहाँ एक अमीर गरीब को दबाता है तो वहीं उसे उठाने भी आता है। दिल में जो आया तो तेरी धुन कैसे न सुनूं, जी ललचाए मेरा भी, मैगी मैगी मैगी। सरोज देवी की तीसरी बहू मंजू रसोई में मैगी का पैकेट लेकर एक बर्तन में पानी उबालने के लिए रखकर मैगी की ऐड का गाना गा रही थी। तभी उसकी दोनों देवरानी तारा और संभवी वहाँ आती हैं और कहती हैं, क्या बात है दीदी, मैगी की तैयारी चल रही है, जब बना ही रही हो तो थोड़ा ज्यादा बना लो। हाँ, थोड़ा हमें भी चखने को मिल जाएगी। जी महारानियों, क्यों नहीं, तुम्हारी बावर्ची लग रही हूँ ना मैं। अपनी जेठानी को ऑर्डर देते हुए शर्म नहीं आती? जेठानी जी, जिसने करी शर्म उसके फूटे करम, और खाने में कैसी शर्म। अच्छा चलिए, मैं मैगी के लिए सब्जियाँ काट देती हूँ, फिर तो ठीक है ना। हाँ, ये की ना कोई अकल वाली बात। तभी दोनों सब्जियां काटने बैठ जाती हैं और मंजू मैगी के 2 पैकेट निकाल के बनाने लगती है। और मैगी की खुशबू से बड़ी बहू जानवी और छोटी बहू सोमिता भी रसोई में खींचे चले आते हैं। अब क्या था, मैगी थोड़े और बड़े पतीले में बनने लगती है और पांचों बहुएं रसोई में ही गर्मा गर्म मैगी लेकर खाना शुरू करती हैं। वहीं उसकी सास सरोज घर में एक भी बहू के ना दिखाई देने पर खुद ही पानी पीने रसोई में जाती है और वहाँ का नजारा देखकर कहती है, ये बात, रसोई में तो बहू की मैगी दावत चल रही होगी। कभी कभी अपनी सास को भी पूछ लिया करो। सासू माँ, मैगी खाओगी? देखो, हाँ मत करना, खत्म हो गई है। नहीं खा रही, मुझे तो पानी ही पिला दियो, प्यास के मारे गला सूख रहा है। और ये कौन सा समय हो रहा है मैगी खाने का? शाम के 6 बजने को हो रहे हैं, अभी मैगी ठूस ली है तो खाना कौन से पेट में खाओगे तुम सब? सासू माँ, खाना खाएं या ना खाएं, मैगी खा ली, बस इतना ही काफी है। इस मैगी ने तो पांचों बहुओं को वश में कर रखा है। कुछ मिले न मिले मैगी मिलनी चाहिए बस। अब कोई मुझे पानी पकड़ा दो। तभी सोमिता अपनी मैगी की कटोरी को साइड रखते हुए अपनी सास को पानी देने लगती है, जिसके बाद सभी अपने काम में लग जाते हैं। सरोज देवी की पांचों बहुएं मैगी की चटोरी थी। उसके घर में कम से कम किसी भी समय बहुओं की मैगी की दावत शुरू हो जाया करती, लेकिन सरोज उन पर इस बात पर चिल्लाने के लिए अपने गले को कष्ट ना देना ही बेहतर समझा करती थी। एक रोज जानवी बगीचे की सफाई करने के लिए बाहर आती है तो देखती है कि एक ठेले वाला कुछ बेचते हुए कहता है, पकोड़े खाओ, गर्मा गर्म मैगी के पकोड़े, मैगी के पकोड़े ले लो। मैगी के पकोड़े, ये कौन सा नया आइटम है? पता करना पड़ेगा। तभी वो उस ठेले वाले के पास जाती है तो वहाँ रखे मैगी के पकोड़े देखकर कहती है, भैया ये सच में मैगी के पकोड़े हैं? हाँ बहन जी, सच में ही। आपको चाहिए? एक प्लेट खाकर देखिए, मजा आ जाएगा। हाँ हाँ, मैगी से बने हैं तो मैं जरूर खाऊंगी। दे दीजिए 1 प्लेट, अच्छे लगे तो पैक भी करवा लूंगी बाकियों के लिए। साथ ही बातों बातों में इनसे मैगी के पकोड़े बनवाकर दिखाने को भी कह दूंगी। तभी वो आदमी 1 प्लेट मैगी के पकोड़े जानवी को खाने के लिए देता है। मैगी के पकोड़े जानवी को बहुत पसंद आते हैं तो वो अपनी देवरानी के लिए भी मैगी के पकोड़े ले लेती है। साथ उस आदमी को मैगी के पकोड़े बनाते हुए देखती है और रेसिपी को अपने दिमाग में बिठा लेती है और उसे पैसे देकर घर आ जाती है और अपनी देवरानियों को वो मैगी के पकोड़े देती है, जिसे खाकर सभी कहती हैं, वाह क्या स्वाद है दीदी, मजा आ गया। सच में मैगी इतनी करारी भी हो सकती है, मुझे तो पता ही नहीं था। अरे अच्छे हैं और मैगी के हैं इसलिए तो लाई हूँ। अब ना मैं घर में भी मैगी के पकोड़े बनाने का ट्राई करूँगी। हाँ बनाना और हमें चखने के लिए देना। वाह वाह, दिन भर मैगी की बातें करती रहती हैं, काम धंधे में तो कोई ध्यान ही नहीं रहता। हे भगवान, कैसी 5 मैगी खाने वाली बहुएं पल्ले पड़ गई। सासू माँ, आप भी खाओ ना मैगी के पकौड़े, बहुत स्वादिष्ट है। तुम पांचों ठूसो और ठूस लिया हो तो घर की साफ सफाई पर ध्यान दे लो। अरे यही मैगी खाने के चलते तो मिश्रा जी की बेटी को लूज मोशन हो गए हैं, कल ही हॉस्पिटल से घर लौटी है। हाँ तो जो मैगी को खाने की तरह खाएगा उसका तो यही हाल होगा ना। ज्यादा जुबान ना लड़ा और रसोई से वो मिठाई वाला थैला लाकर दे दे मुझे, थोड़ा मिश्रा जी के घर हुआ हूँ। ठीक है, लाती हूँ। जानवी मुंह बनाते हुए रसोई में जाती है तो जहाँ 2 थैले पड़े होते हैं तो वो बिना देखे एक थैला उठाकर अपनी सास को पकड़ा देती है
लेकिन मिठाई वाला थैला तो रसोई में ही रह जाता है और उसकी जगह मैगी के पैकेट वाला थैला अपनी सास को पकड़ा चुकी वो होती है कि तभी वो थैला लेकर सरोज मिश्रा जी के घर पहुंचती है। राम राम मिश्रा जी, सब कुशल मंगल तो है ना? हाँ बहन जी, सब ठीक है। बेटिया भी ठीक होकर आ गई अस्पताल से, तो मैगी और बाहर की चीजों से तौबा है बस। उसके लिए ही ये मिठाई लाई थी, ज्यादा घी चीनी वाली नहीं है, उसे पसंद आएगी। इतना कहकर वो उसे थैला पकड़ा देती है और मिश्रा जी जब थैले में देखते हैं तो मिठाई की जगह मैगी के पैकेट देखकर गुस्से से कहते हैं, अरे सरोज बहन जी, मिठाई के नाम पर ये क्या मजाक है? क्यों जले पर मैगी छिड़क रही हो? अरे क्या हो गया? तभी मिश्रा उसका दिया हुआ थैला उसे वापस पकड़ाते हैं और वो थैले में मैगी के पैकेट देखकर कुछ ना कहते हुए घर आती है और अपनी बहुओं के सामने उस थैले को जोर से पटकती है। तो उसमें से मैगी के पैकेट बाहर आते देखकर जानवी कहती है, ओहो, गलत थैला दे दिया मैंने सासू माँ को। फुसफुसा क्या रही है नासपीटी? तुम्हारी इस मैगी की वजह से मिश्रा जी मुझ पर गुस्सा हो गए। अरे नासपीटियो, इस मैगी ठूसने में जितना पैसा फूकती हो ना, उतने में तो किसी गरीब के 2 वक्त का खाना आ जाएगा। अरे तुम्हें कुछ नहीं कहती हूँ तो इसका फायदा मत उठाओ। अपनी मैगी खाने में जब देखो तब मगन रहती हैं। दूसरों की तो कोई फिक्र है ही नहीं। अब मुंह क्या ताक रही हो? सरोज उन्हें जली कटी सुनाकर कमरे में जाकर जोर से दरवाजा बंद कर लेती है और उसकी बात सुनकर पांचों बहुओं के चेहरे मुरझा जाते हैं। तभी संभवी कहती है, सासू माँ सही कह रही है, हमारे ऐसे अकेले के लिए मैगी खाना ठीक नहीं, दूसरों का भी सोचना चाहिए हमें। अब क्या हम दूसरों को भी मैगी खिलाएंगे? हाँ, वैसे ऐसा कर तो सकते हैं हम। अच्छा, वो कैसे? तभी पांचों सोचने लगती है और आखिर में एक फैसला कर लेती है। अगली सुबह घर के बाहर पांचों बहुएं बड़े से पतीले में मैगी बना रही होती है और साथ ही बहुत से डोनेों में रखकर आते जाते लोगों को आवाज लगाकर मैगी बांट रही होती है। बाहर से आता शोर सुनकर सरोज बाहर आती है और अपनी पांचों बहुओं को मैगी बनाकर बांटते हुए देखकर हैरानी से कहती है, हे भगवान, ये क्या कर रही हो बहुओं? मैगी का भंडारा हो रहा है सासू माँ। सासू माँ, आपने ही तो कहा था ना कि अपने ही नहीं दूसरों के बारे में भी सोचना चाहिए। तो बस हमने ये मैगी भंडारा करने के बारे में सोचा। अच्छा किया ना सासू माँ, अब गरीब भूखे लोग यहाँ आकर मैगी खा लेंगे। हे भगवान, मेरे तो कर्म ही फूट गए। मुझे तो लगा था कि सुनाने के बाद तुम सब में अकल आई होगी, लेकिन ये मैगी का भंडारा देखकर तो पता चल गया कि जो बची कुची अकल थी वो भी तुम्हारी खत्म हो गई है। पांचों बहुएं एक दूसरे को देखने लगती हैं और बेचारी सास अपनी मैगी खाने वाली 5 बहुओं से परेशान होकर अपना सर पकड़कर दरवाजे पर ही बैठ जाती है। शालिनी की शादी को 1 महीने का समय हुआ था। उसके ससुराल में सब ठीक चल रहा था कि एक रोज दोपहर के समय शालिनी अपनी सास के सर में तेल लगा रही होती है। तभी उसके दरवाजे पर दस्तक होती है। शालिनी जाकर दरवाजा खोलती ही है कि उसकी ननद आरुषि अपने सामान के साथ सीधा अंदर चली जाती है। उसे देखकर मंदाकिनी कहती है, आरुषि, तू यहाँ अचानक? कोई बात है क्या? सब ठीक है ना? हाँ ननद जी, आपने बताया नहीं कि आप आने वाली हैं। भाभी, ये मेरा भी घर है, हर बार आपको बताकर या पूछकर तो नहीं आऊंगी ना। माँ, मैं कमरे में जा रही हूँ। अरे पर कुछ तो बताकर जा आरुषि। आरुषि अपनी माँ की बात का जवाब दिए बिना ही अपने कमरे में चली जाती है। उसका ये रवैया देख मंदाकिनी अपना सर पकड़कर बैठ जाती है। अब क्या भूचाल आ गया इसकी जिंदगी में? हे भगवान, इसकी गृहस्थी संभाल लेना बस। सासू माँ, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? अरे बहू, तू कुछ नहीं जानती, थोड़ा और मालिश कर दे, मेरे सर में अचानक ही दर्द उठ गया। जी सासू माँ, मैं करती हूँ। शालिनी फिर अपनी सास के सर में मालिश करने बैठ जाती है। शाम के समय जब शालिनी का पति वैभव घर आता है तो आरुषि से बात करता है तो पता चलता है कि आरुषि अपने ससुराल वापस नहीं लौटना चाहती। ये सुनकर मंदाकिनी परेशान होकर कहती है, अरे पागल, ये कैसी बातें कर रही है? बेटी, तेरे पहले ससुराल वालों ने तो दामाद जी के जाने के बाद रिश्ता तोड़ दिया, जैसे तैसे तो दूसरी शादी हुई। अभी ऐसा क्या हो गया जो तू वापस नहीं जाएगी? क्या मेरी ननद की 2 शादी हुई हैं और मुझे खबर भी नहीं?
माँ, जब दीदी के दूसरे ससुराल वाले इनके साथ अच्छा बर्ताव नहीं कर रहे हैं और जीजाजी को भी उनके होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो वहाँ जाकर दीदी की हैसियत बस एक नौकरानी की तरह रह जाएगी जो उनके घर का ना काम करेगी फ्री में। हाँ माँ, इसलिए मैंने डाइवोर्स लेने का फैसला लिया है। मेरा दूसरा ससुराल भी मेरा नहीं हुआ। ननन जी, आप उदास मत होइए। हम एक बार बात करके देखते हैं ना आपके ससुराल वालों से, शायद कोई हल निकल जाए। भाभी, आप बीच में ना ही पड़े तो ही अच्छा है। वैसे भी आप जानती ही क्या है उनके बारे में। शालिनी को अपनी ननद का ये बर्ताव बहुत खराब लगता है, लेकिन वो कुछ नहीं कह पाती। ऐसे ही 2 महीने का समय गुजर जाता है और शालिनी की ननद अपने दूसरे पति को डिवोर्स देकर अपने दूसरे ससुराल से अलग हो जाती है। समय बीतता है, लेकिन मंदाकिनी से अपनी बेटी का ये अकेलापन नहीं देखा जाता और वो उसके आगे की जिंदगी के लिए चिंता में रहने लगती है और एक बार फिर से उसका घर बसाने के बारे में सोचती है और सभी घर वालों से बात करती है। तो आरुषि कहती है, माँ, मैं तीसरी शादी करूँगी, लेकिन इस बार खुद की पसंद से, और मुझे एक लड़का पसंद है। यार, कैसी ननद मिली है मुझे। यहाँ लोगों की एक शादी में उम्र कट जाती है और ये तैयारी में है अपने तीसरी ससुराल जाने की। ननन जी, इतनी जल्दी क्या है? आप सोच समझकर फैसला लीजिए। जल्दी है भाभी, 2 शादियों के टूटने का दर्द मुझे भी है। हमेशा अपने मायके में नहीं बैठी रह सकती। मुझे भी अपने ससुराल में बहू बनकर जिंदगी गुजारनी है। ठीक है दीदी, आप ना मुझे उस लड़के के बारे में सब बता दीजिए। आपकी जो खुशी होगी ना, हम वही करेंगे। आरुषि उन्हें सब कुछ बताती है और वैभव भी लड़के वालों को घर पर बुलाकर सारी बातें कर लेते हैं। और ठीक 1 महीने के अंदर शालिनी की ननद अपने तीसरे ससुराल विदा होकर चली जाती है। ऐसे ही वक्त गुजरता है और आरुषि के जन्मदिन पर शालिनी वैभव के साथ अपनी ननद के तीसरे ससुराल पहुंचते हैं। तो वहां चल रही सफाई अपनी ननद को उसकी सास पर चिल्लाता देखती है। सासू माँ, शाम को मेहमान आने वाले हैं और आप अभी तक झाड़ू ही लगा रही हैं। थोड़ा तो जल्दी हाथ चला लीजिए। हाँ बहू, कर रही हूँ। भैया, भाभी, आप इतनी जल्दी आ गए? हाँ, यहाँ आकर ही पता चला ननन जी, हम कुछ ज्यादा ही जल्दी आ गए। कोई बात नहीं भैया भाभी, आप बैठिए, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। भाभी, आप जल्दी आ ही गई हैं, तो थोड़ा काम करवा दीजिए। मैं? हाँ, आप और कौन? यही तो कमी रह गई थी। कैसी ननद है और कैसा इसका तीसरा ससुराल है। मेहमानों की कोई इज्जत ही नहीं है। क्या हुआ भाभी, क्या सोचने लगी? अरे बहू, ये क्या कर रही है? पहली बार तेरी भाभी तेरे ससुराल आई है तो उससे काम करवाएगी? ये ठीक नहीं है। तू चिंता मत कर, मैं काम कर लूंगी। वो तो दिख ही रहा है सासू माँ, एक झाड़ू तो आपसे लग नहीं रहा है और आप सारा काम करेंगी। ननन जी, ये किस तरह से बात कर रही हैं आप? सास है वो आपकी? हाँ, सास है, और सारी सास एक जैसी ही होती है बहुओं के लिए। मैंने पहले ही 2 सासों को झेल रखा है, तो आप मुझे मत सिखाइए कि अपनी सास से मुझे कैसे बात करनी चाहिए। अरे दीदी, माँ का वीडियो कॉल आया है, बात कर लीजिए। माँ का? जरा फोन देना। वैभव फोन का बहाना कर आरुषि का ध्यान बहस से हटा देता है और शालिनी के पास जाकर उसे धीरे से कहता है, तुम यहाँ लड़ने आई हो क्या? ये तुम्हारी ननद का ससुराल है, तुम्हारा नहीं। ससुराल नहीं, तीसरा ससुराल। और आपकी बहन के ये तेवर देखकर पता लग रहा है कि इन्होंने अपने पहले 2 ससुराल वालों के साथ कैसा बर्ताव किया होगा। शांत हो जाओ शालिनी, अब दीदी से कोई बहस मत करना। वैभव शालिनी को समझा देता है और वो भी चुपचाप शाम की पार्टी की तैयारी में लग जाती है और फिर अपनी ननद से कोई बहस नहीं करती। शाम को बर्थडे पार्टी अटेंड कर वो बिना कुछ कहे वापस घर आ जाती है और वैभव के कहने पर अपनी सास को भी कुछ नहीं बताती। समय बीतता है। ठीक 1 हफ्ते बाद उसकी ननद अपने ससुराल से फिर झगड़ा करके घर चली आती है। सभी इस मुद्दे पर बैठकर बात कर रहे होते हैं, लेकिन शालिनी कुछ भी नहीं बोलती और अपने काम में लगी रहती है और पूछते हुए कहती है, सासू माँ, आज खाने में क्या बनाऊं? मटर, आलू या बैंगन? घुइयां बना लो। भाभी, यहाँ मेरे रिश्ते बिगड़ रहे हैं, उन्हें ठीक करने की जगह आपको खाना बनाने की पड़ी है। ननन जी, ये प्रॉब्लम आपकी जिंदगी में कोई पहली बार थोड़ी आई है, तो आपके लिए सब परेशान होते रहे। आपने पहले 2 ससुराल वाले भी तो ऐसे ही छोड़ दिए है ना, फिर तीसरे ससुराल को छोड़ने में इतना क्या सोच रही हैं? बहू, ये तू कैसी बातें कर रही है अपनी नंद से? तो और क्या कहूँ सासू माँ, इन्होंने तो रिश्तों का खेल समझ रखा है, जिसकी वजह से इन्हें तीसरे ससुराल में जाने की नौबत आई। अरे है कोई लड़की जिसका तीसरा ससुराल हो?
आप लोग इनके ससुराल वालों को समझाने से अच्छा है कि ननंद जी को समझाएं, क्योंकि इनका बर्ताव ऐसा रहा तो जिंदगी में इनका घर कभी नहीं बस पाएगा। भाभी आप कुछ ज्यादा ही बोल रही हैं। हाँ, अगर नहीं सुननी मेरी बकवास तो लौट जाइए अपने तीसरे ससुराल और गिले शिकवे भूलकर अपने रिश्तों को बरकरार रखना सीखिए, क्योंकि हर बार किसी को अच्छा ससुराल नहीं मिलता। शालिनी ये सब कहकर अपने कमरे में चली जाती है और मंदाकिनी भी फैसला करती है कि वो आरुषि के ससुराल वालों को बुलाकर सामने बातचीत कर ही समस्या सुलझाएगी। 2 दिन बाद आरुषि के सास और पति घर आते हैं और बात होने पर पता चलता है कि आरुषि का बर्ताव उनकी तरफ ठीक नहीं था, जिसके कारण लड़ाई की नौबत आई। सबके बहुत कहने पर आरुषि को अपनी गलती का एहसास होता है और वो अपने सास और पति से माफी मांगकर उनके साथ वापस जाने के लिए राजी हो जाती है और जाते हुए अपनी भाभी से कहती है, भाभी मैं आपसे वादा करती हूँ अब अपने ससुराल वालों से रिश्ते की डोर इतनी आसानी से नहीं टूटने दूंगी। हम सबको भी आपसे यही उम्मीद रहेगी ननंद जी कि आपका तीसरा ससुराल भी अब असली ससुराल हो जाए, जहां आप अपने परिवार वालों के साथ खुशी खुशी रहें। तभी वो अपनी माँ और भाभी को गले लगाती है और अपने परिवार के साथ वहाँ से चली जाती है।